और हम करेंगे आज स्टॉक एंड डेटर का क्वेश्चन। देखो पढ़ते हैं कि क्या इसमें लिखा हुआ है। इसमें हमारे पास है बेटा, मेसर्स ब्राइट एंड कंपनी चेन्नई हैज अ ब्रांच एट मुंबई। गुड्स आर सेंट टू ब्रांच बाय एडिंग 25% इन द कॉस्ट प्राइस। तो आप कॉस्ट में कितना ऐड करते हो? 25%, यानी कॉस्ट का 1/4, यानी कि इनवॉइस प्राइस का 1/5। द ब्रांच मेक बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। ब्रांच एक्सपेंस आर मेड फ्रॉम द ब्रांच कैश एंड बैलेंस मनी रेमिटेड टू द हेड ऑफिस। इसका क्या मतलब है? देखिए इसका मीनिंग बड़ा सिंपल सा है कि ब्रांच के पास जो कैश आता है ना, ब्रांच उसी में से खर्चा करता है, और बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो पैसा क्या करता है, वो पैसा जो है वो ब्रांच किसको भेज देता है बेटा? वो पैसा ब्रांच भेज देता है हेड ऑफिस को। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो इसमें हमारे पास ये हो गया, ऑल द नेसेसरी अकाउंट आर मेंटेन बाय हेड ऑफिस। ठीक है, तो ये सारे अकाउंट कौन मेंटेन करता है भाई? हेड ऑफिस ही मेंटेन करता है ना, अंडर द स्टॉक एंड डेटर मेथड। अच्छा, हम लोग वैसे भी जितने अकाउंट बनाएंगे वो सब हेड ऑफिस की बुक्स में बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द ब्रांच। देखो सबसे पहले ब्रांच स्टॉक दिया हुआ है, लेकिन वो किस पे दिया हुआ है? हमें चाहिए होता है इनवॉइस प्राइस। 9,000 तो कॉस्ट है, आप कॉस्ट में 25% जोड़ते हो, तो 9,000 का 25% आप निकालोगे कितना आएगा? 2250 आएगा। यानी कि इसका इनवॉइस प्राइस कितना आएगा? 11,250। ब्रांच डेटर है, बैंक बैलेंस है, फिर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच अगेन ही किस पे दिया हुआ है? एट कॉस्ट पे। जबकि इनवॉइस प्राइस पे चाहिए होता है, इसका वैल्यू कितना है? 18,000 है। 18,000 का अगर आप 25% जोड़ेंगे, तो 18,000 का 25% जोड़ा कितना आएगा? 22,000 और 500। ठीक है, फिर ऐसे रिटर्न, ये रिटर्न भी कॉस्ट पे दिया हुआ है भैया, कॉस्ट पे नहीं, ये सारी चीजें इनवॉइस प्राइस पे चलेंगी। तो 360 का 25% यानी कि 90, कितना हो गया? 450। फिर कैश सेल्स है, पेड इनटू बैंक है, क्रेडिट सेल है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने गुड्स रिटर्न करा है, चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, बैड डेब्ट, कैश रेमिटेड टू एचओ बाय ब्रांच, ब्रांच ने कैश भेजा है हेड ऑफिस को। एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच है, वेजेस सैलरी और मिसलेनियस। ये रेंट एंड टैक्स किसने पे करा है? हेड ऑफिस ने। अब ये क्लोजिंग बैलेंस भी किसने दे दिया? कॉस्ट पे दे दिया। अरे कॉस्ट पे नहीं, मुझे तो इनवॉइस प्राइस पे चाहिए। ये 3744 का 25% निकालना कितना आ रहा है? 25% कितना? पहले 25% बताओ। 936 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? बोलो। 4380। ठीक है, चलिए बाकी डेटर और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। You are required to open necessary account under the stock and debtors method in the books of account of HEDO. If the entry are made in the books of HO at cost. अभी हमने कॉस्ट का नहीं पढ़ा है, तो इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। हमने किसका पढ़ा है? इनवॉइस। तो हम लोग इनवॉइस पे पढ़ते हैं पहले। ठीक है, चलो जी, तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। आप चाहो तो अपनी कॉपी में स्टार्ट करो, मैं अपनी कॉपी में स्टार्ट करता हूँ। हमने कितने अकाउंट सीखे हैं इसमें, पता है आपको? ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया बात है, सीखे तो बनाओ फिर फटाफट फटाफट। पहले आपका ब्रांच स्टॉक, तो भाई ये आपका ब्रांच स्टॉक, ये ब्रांच स्टॉक। फिर ब्रांच स्टॉक के बाद अगला अकाउंट हमारा ब्रांच डेटर। आपका ब्रांच डेटर। फिर उसके बाद एक बना लेते हैं आपका जीएसटीबी अकाउंट।
क्या कितना बड़ा देख ले यार, जितनी लाइनें में बनाता जाना उससे ज्यादा बना ले, और या फिर पहले पूरा क्वेश्चन देख ले, फोटो खींच के ले जाना, फिर आराम से घर पे बना लेना, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है वैसे ही। तो मैं तो यही सलाह दूंगा, कुछ ही मत बनाओ, आराम से पहले समझ लो, ताकि क्वेश्चन करने का आपको आइडिया लग जाए कि अरे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है ना। कि आपके पास ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच एक्सपेंस के बाद एक हम बना लेते हैं ब्रांच कैश। ये आपका ब्रांच कैश। ये मत पूछा करो 16 नंबर का आ जाएगा तो फिर क्या करोगे, इसलिए अगर आप इसको छोड़ने का प्लान बना रहे हैं, आप में से कोई भी बच्चा ये चैप्टर छोड़ जाए, बेटा इसमें 16 नंबर का आ सकता है, और आएगा, आएगा 16 नंबर का इसमें, और यही क्वेश्चन आएगा जो बोर्ड पे चल रहा है, ये ध्यान रखना, इससे बड़ा नहीं आएगा, यही आएगा। तेज है ना, करके जाओ, इसको छोड़ के मत जाओ, इतना प्यारा चैप्टर है, इतनी मेहनत से हम लोग पढ़ाते हैं, तुम छोड़ के चल जाते हो यार। नहीं, सारी मेहनत पानी पड़ जाता है एक ही बार में। चलो मैंने पहले फॉर्मेट बना लिया ब्रांच एडजस्टमेंट का। वैसे मुझे पहले स्टॉक रिजर्व, पर कोई बात नहीं, ऐसा कोई सीक्वेंस कोई फिक्स नहीं है, ये ले लेते हैं हम लोग स्टॉक रिजर्व। बेटा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई भी कहना है तो किसी की बात नहीं माननी अपने को तो। 16 नंबर आ जाए तो आ जाए 16 नंबर का, ऐसा कहीं लिखा हो थोड़ी ना। कोई भी चीज जो यूनिवर्सिटी ने लिख के नहीं दी है उसको वैलिड माना करो आप। जैसे कल एक कुछ बच्चे मेरे से करते थे थर्ड सेमेस्टर, सर पेपर तो अप्रैल में आएंगे, अप्रैल एंड में होंगे, मैंने कहा कुछ भी नहीं होंगे अप्रैल एंड में। मैंने कहा अभी तुम्हारे फॉर्म आ जाएंगे, आज फॉर्म आ गए है ना, फॉर्म आ गए हैं है ना, और आप ये मान लो कि आपका एग्जाम कभी भी 20 मार्च के आसपास हो सकता है ना, 20 मार्च। तो और कोई बच्चे कल कह रहे सर अप्रैल में हो, कुछ छात्र नेता हैं वो अप्रैल बोल रहे हैं, मैंने ठीक है नेता बोल रहे हैं तो फिर ठीक है। हाँ, जमा जमा कराने की डेट है, आपके पास पूरा 1 महीना है यहाँ से, मैं बताता हूँ, फिक्स 1 महीने बाद आपका पेपर है, मान लो आपको। और पहला पेपर हड़ते फिरते अपना ही होता है, अपन सबसे पहले ही ओपनर है अपन, पहला ही होता है, सबसे पहला इसी का होता है। अरे यार कॉमर्स का हीरो है अकाउंटेंसी में, क्या बात है, कुछ भी नहीं कह सकते, दोनों के साथ ही आएंगे, पहले नहीं आएंगे। चलो ये मैंने सारे फॉर्मेट ले लिए। अब हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन पढ़ते चलते हैं, ठीक है, और आप ट्रांजेक्शन को समझना। अब जैसे सबसे पहले अपन ने क्या करा था, यहाँ पर बैलेंस थे अपने पास, तो अपन ने कहा कि भाई जो स्टॉक का बैलेंस है वो तो कितना आएगा, 11,250, ठीक है बेटा। यहाँ हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 11,250, ठीक है। उसके बाद डेटर का बैलेंस है 3,000, बैंक में है 2,800, तो ये डेटर, डेटर का बैलेंस कितना है, डेटर का बैलेंस बेटा आपका 3,000 का डेटर का बैलेंस है। फिर उसके बाद आपका जो बैलेंस है वो है 2,800। तो ब्रांच बैंक दिया हुआ है, वैसे हमने ब्रांच कैश बनाया है, और अगर बैंक वर्ड है तो फिर मैं भी यही बोलूंगा कि फिर बैंक के लिखो आप, ऐसे अकाउंट सेम बनता है, पर कोई बात नहीं, ब्रांच बैंक ये ले। कितना बैलेंस है बेटा इसका, 2,800 रुपए का है ना। तो टू बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा, 2,800 रुपये आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो तीनों बैलेंस हो गए। अब आ जाओ आप एक एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर चलते हैं। आपने ब्रांच को गुड्स दिया
क्या एंट्री होती है, ब्रांच स्टॉक टू जीएसटीवी, और वैल्यू कितनी आएगी 22,500। ठीक है, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू जीएसटीवी कितना 22,000, और तो हमने नीचे एक अकाउंट बना रखा है जिसका नाम क्या है जीएसटीवी। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका बाय ब्रांच स्टॉक 22,000 और 500। चलो अगला ट्रांजेक्शन है रिटर्न का, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ये भी कॉस्ट पे था पर हमने इसको बना दिया आईपी पे, कितना 450। देखो गुड्स रिटर्न की क्या एंट्री, अगर गुड्स देने के लिए आपने लिखा है बाय ब्रांच स्टॉक, तो रिटर्न की एंट्री होती है जीएसटीवी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। इनवॉइस प्राइस पे रिटर्न है कितना 450 का। आपने लिखा टू ब्रांच स्टॉक, तो स्टॉक में क्या लिखोगे, स्टॉक में लिखेंगे हम लोग बाय जीएसटीवी और कितना 400। ठीक है, चलिए आगे आपके पास है कैश सेल है जो आपने बैंक में डाल दी पैसे, कितना है कैश सेल 4,800, और 4,800 कैश सेल, कैश सेल की एंट्री बाय ब्रांच बैंक, बाय ब्रांच बैंक 4,000 और 800। तो ब्रांच बैंक में क्या आएगा, क्या आएगा बोलो, तो ब्रांच स्टॉक कितना 4,000 और 800। फिर अगला ट्रांजेक्शन है आपका, देखो बेटा कैश सेल है, क्रेडिट सेल 24,000 का, 24,000 का क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल की क्या एंट्री करोगे, डेटर टू ब्रांच स्टॉक, तो बाय ब्रांच डेटर अमाउंट कितना था बेटा, बाय ब्रांच डेटर 24 इधर, 24 इधर, तो नीचे डेटर में भी क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक कितना 24,000 रुपए। ठीक है, फिर क्रेडिट सेल के बाद क्या है आपका, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने गुड्स रिटर्न का है, अच्छा इसने लिख के दिया सेलिंग प्राइस, आपको उल्लू बता रहा है वैसे भी सेलिंग प्राइस पे होता है। 180 का माल वापस दिया, 180 का माल वापस दिया तो क्या लिखोगे, परसेंटेज हो जाएगी बाय ब्रांच स्टॉक, कितने का है बेटा 100, तो ऊपर स्टॉक अकाउंट में लिखे मेरे मन, टू ब्रांच डेटर कितना है 100। नेक्स्ट आ जाओ, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर 22,000 के चेक मिले, अरे 22,000 के चेक मिले क्या एंट्री होगी, ब्रांच बैंक टू डेटर हो जाएगा ना, बाय ब्रांच बैंक कितने के चेक मिले हैं 22,000 के, तो जी 22,000 के चेक मिले हैं बाय ब्रांच बैंक, तो ब्रांच बैंक में क्या आ जाएगा टू ब्रांच डेटर कितना 22,000। चलो जी आगे, डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट और बैड डेब्ट की एक ही एंट्री होती है, दोनों को जोड़ दें 440 और 260, 700 रुपये हो जाएगा। एंट्री होगी ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच डेटर, अच्छा अपने ब्रांच एक्सपेंस नहीं बनाया ये, तो ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच डेटर, मैं दोनों को जोड़ के एक साथ ले रहा हूँ, डिस्काउंट और बैड डेब्ट जोड़ के कितना आया 700, तो डेटर में क्या आ जाएगा, अरे डेटर ये रहा डेटर बाय, ओ बाय ब्रांच एक्सपेंस कितना 700 रुपये आ जाएगा, 700 रुपये हो गया। फिर आगे कैश रेमिटेड टू एचओ, हमने एचओ को पैसे भेजे हैं 25,000, भैया एचओ को पैसे भेजे हैं ये लो, तो एचओ को पैसे भेजने की एंट्री होती है कैश टू ब्रांच बैंक, कितने पैसे भेजे आपने, आप देखो ये हेड ऑफिस का कैश है, आप हेड ऑफिस का कैश अकाउंट मेंटेन नहीं करते वरना आप क्रॉस पोस्टिंग करते,
फिर आगे क्या है बेटा, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने कितना खर्चा किया, 600 रुपए का, ब्रांच ने 600 रुपए खर्च करे। एंट्री ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच बैंक, क्या आपने खर्चा किया, कितना खर्चा किया, 600 रुपए का। फिर हेड ऑफिस ने खर्चा किया कितने का, 500 का, हेड ऑफिस ने 500 का खर्चा किया। एंट्री ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस कैश, कितना हो जाएगा ये, 500। अच्छा इधर हमने टू ब्रांच बैंक लिखा, तो ब्रांच बैंक में भी तो लिखेंगे ना यार, क्या जल्दी जल्दी कर रहे हो तुम तो, और बोल भी नहीं रहे तुम लोग। बाय ब्रांच एक्सपेंस कितना, ये वो खर्चा जो ब्रांच ने किया। अब क्लोजिंग स्टॉक 4680 का, आपका क्लोजिंग स्टॉक 4680 बाय बैलेंस सीडी 468, ठीक है, ये हो गया हमारा यहां तक। अब क्या करें, अब हम चलते हैं सीधा स्टॉक रिजर्व अकाउंट की तरफ। स्टॉक रिजर्व अकाउंट हमको ये कहता था कि भाई ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या लिखो, बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या लिखो, बैलेंस सीडी। मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था, बाय बीडी और टू सीडी में आता क्या क्या। बेटा इसमें आता है जो आपने प्रॉफिट ऐड किया है, आपने ओपनिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट ऐड किया था, 2250, ओपनिंग में 2250 है, और क्लोजिंग में 936 ऐड किया था ना। तो आपका 2200 और 900, ये आ गया आपका ओपनिंग और क्लोजिंग में प्रॉफिट। कैंसिल कैसे करें, झूला झूला दो इसको, इसको इधर झूला दे दो और इसको इधर झूला दे दो, और दोनों तरफ क्या लिखेंगे, टू ब्रांच एडजस्टमेंट और बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, कितना हो गया 2250 और 936। चलो जी ठीक है, ये स्टॉक रिजर्व भी बन गया। अब आ जाओ आप जीएसटीबी पे। देखो जीएसटीबी में क्या होता है बेटा, जो नेट स्टॉक आपने ब्रांच को 2250 का स्टॉक दिया, 22,500 का, उन्होंने 450 का तो लौटा ही दिया ना, तो उन्होंने रखा कितने का माल, उन्होंने माल रखा कितने का, क्या उन्होंने 22,050 का माल नहीं रखा क्या, बताओ। भाई 22,500 का दिया, 450 का तो वापस आ गया, लेकिन ये तो इनवॉइस प्राइस है। अब आप जब प्रॉफिट कैंसिल करते हो ना जीएसटीबी में, एंट्री होती है जीएसटीबी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट। अब आप देखना, प्रॉफिट जो आप कमाते हो ना, आप है ना कॉस्ट पे ले रहे हो 25%, ये 25% कॉस्ट पे, कॉस्ट का 1/4, कॉस्ट का 1/4 यानी कि इनवॉइस प्राइस का 1/5, 5। हाँ कितना आ रहा है ये देखो, 4410 आ जाएगा, तो 4410 आ जाएगा। तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर है बेटा, वो कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। निकालना कितना आ रहा है बताओ, हाँ 17,640। क्या आया कैसे बैलेंसिंग फिगर में, ये हमने कंप्लीट करा नोट नंबर। अब आ जाओ आप ब्रांच स्टॉक पे। अरे ब्रांच स्टॉक का निकालना कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर कुछ आ रहा है क्या इसमें, चेक करके बताओ फटाफट, क्या कोई बैलेंस आ रहा है क्या। आ रहा है कोई बैलेंस, कुछ भी नहीं आ रहा, तो नोट नंबर 2 इसको भी खत्म करो। फिर आ जाओ आप डेटर पे। अरे डेटर में, अच्छा देखो जब भी डेटर है ना, तो डेटर में चार चीज चेक किया करो, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो क्रेडिट सेल है, कलेक्शन है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस बताओ बेटा कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है बताओ, अभी है आपके पास उसमें।
हाँ कितना, 414120। चलो ठीक है। अब आप देखो, आपने ना स्टॉक अकाउंट बना लिया, डेटर बना लिया, और जीएसटी बना लिया, 1 2 और 3, इधर के तीनों कंप्लीट। ठीक है, इधर आप आ जाओ। देखो ब्रांच एक्सपेंस का बैलेंस सीधा P&L में जाता है, तो लगाओ टोटल, बताओ कितना जा रहा है। ब्रांच P&L कितना, 1800। ये बैलेंस, ये आया ब्रांच P&L में, तो आता ब्रांच P&L में ले जाएं। ये कितना आ जाएगा, टू ब्रांच एक्सपेंस, अमाउंट बताओ, अमाउंट कितना, 18। ठीक है, अब देखो आपका स्टॉक रिजर्व अकाउंट बन चुका है। वैसे सबसे पहले पता है यही बना था स्टॉक रिजर्व, लेकिन मैं उसको नाम नहीं दिया, पर सबसे पहले यही बना था, कोई बात नहीं। चलो बैंक का बैलेंस निकालो, बैंक का बैलेंस कितना है, उन्नीस हजार 29। उनके से आ ही नहीं सकता, दिमाग खराब है, कितना आ रहा है। हाँ ये फिर भी ठीक है। मैंने कहा इधर 22 से इधर 25 क्या कर रहे हैं भाई। चलो ये ब्रांच बैंक पूरा 5, और स्टॉक रिजर्व हालांकि हमने पहले पूरा कर लिया था, और 1 भी दिया जा सकता था वैसे। अब मेरी बात सुनो, ब्रांच एडजस्टमेंट में अलग से कोई एंट्री नहीं आती है। जो जो अकाउंट आपने अभी तक बनाया ना, उसका जो बैलेंस है वो आएगा। सबसे पहले ब्रांच स्टॉक का आता है, पर वहाँ कोई बैलेंसिंग वगैरह नहीं है, डेटर में आता नहीं है, कैश में आता नहीं है, एक्सपेंस में आता नहीं। स्टॉक रिजर्व है, स्टॉक रिजर्व में आपने 2 एंट्री ठोकी है यहाँ पे, कौन कौन सी, एक तो बाय स्टॉक रिजर्व, और एक स्टॉक रिजर्व। देखो आपने एक एंट्री क्या कर दी, स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच एडजस्टमेंट, तो ब्रांच एडजस्टमेंट आ जाएगा बाय स्टॉक रिजर्व कितना, 2250। और एक आपने कराया ब्रांच एडजस्टमेंट टू स्टॉक रिजर्व 936। ये दोनों एंट्री तो कौन से अकाउंट से आ गई, स्टॉक रिजर्व से आ गई। फिर आप आ जाओ, आपका जीएसटी में आपने एंट्री करी, जीएसटी टू ब्रांच एडजस्टमेंट, और वो एंट्री आपने करी पता है कितने से, 44। हो गई वो एंट्री भी। चलो जी, अब आप इसका बैलेंस फिगर निकाल के बताओ मुझे कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। 5700, 5724, 7 क्लोज। तो इधर ले जाएंगे ब्रांच P&L में, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट 5724। चलो बैलेंस करो, तो बैलेंसिंग फिगर में आएगा 2 P&L। और ये 2 P&L कौन सा है, ये P&L है हेड ऑफिस, मेन P&L 392। दैट्स ऑल। पहले मैं पूरा पढ़ा लूं, पहले मेरी बात तो सुन। 3924, ये क्लियर हो गया क्या अपने को। अब आप मेरी बात को बहुत ढंग से सुनेंगे, फिर उसके नोट भी आप लिखेंगे। अगर ये सारी अकाउंटिंग कॉस्ट पे की जाएगी तो क्या होगा, पहले ध्यान से देखना। देखो अगर कॉस्ट पे करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, पहले तो मैं बताता हूं कि कॉस्ट पे करेंगे तो डेटर अकाउंट सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बैंक अकाउंट सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रांच एक्सपेंस सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया 8 में से 3 अकाउंट तो क्या कर दिए मैंने, सेम कर दिए, अगर कॉस्ट पे अकाउंटिंग कर रहे हैं तो 3 अकाउंट सेम कर दिए। मैं बोल रहा हूं एक अकाउंट तो बनेगा ही नहीं, ये वाला, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। तो 3 अकाउंट सेम रहते हैं, एक अकाउंट बनेगा ही नहीं, तो 4 तो हो गए, क्लियर। तो बोले सर अब फिर बचा है क्या, अब जो जो बचा अपन उसकी बात करते हैं, एक एक करके एक एक अकाउंट का हम ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहले आ जाओ ब्रांच स्टॉक पे। देखो ये ध्यान रखना, ब्रांच स्टॉक जब आप बनाओगे, तो ब्रांच स्टॉक बनाओगे, हाँ बनेगा बनेगा, ब्रांच P&L बनेगा।
पर मैं को नोट एक काम करता हूँ मैं आज, क्योंकि आपने अभी लिखा नहीं है ना, पहले आप इसको लिखोगे या फोटो खींचोगे, वो जो भी आप करोगे, है ना। आप एक काम करो, पहले इसका जो फोटो खींचना है या जो भी करना है वो आप पहले कर लो, फिर मैं नीचे 2 लाइन लिखा दूंगा कि स्टॉक में क्या क्या चेंज होता है। पहले लिखना, अगर लिख लिया तो लिख लिया, नहीं लिखा तो फोटो खींचेगा। आप तो लिख लिया पूरा, आपने भी लिख लिया पूरा, लिखा हुआ है, आप फोटो डाल देना। फोटो भी पहले डाल दे फोटो ग्रुप में, है ना, जल्दी डाल। चलो अब आप लिखो, 2 लाइन का नोट है, लिखो स्टॉक एंड डेटर एट कॉस्ट। स्टॉक एंड डेटर एट कॉस्ट। लो लिखो स्टॉक एंड डेटर एट कॉस्ट। इसमें आप लिखो ब्रांच, पॉइंट में लिखना 2-3 पॉइंट में। पहला पॉइंट लिखो, इधर इतनी एडिटिंग थोड़ी ना करते हैं, फटाफट फोटो खींचा और भेजा। तू क्या लिखेगी फिर मैं लिखा दूंगा। तो लिखो ब्रांच डेटर, ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश, ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश, ब्रांच डेटर कॉमा, नहीं नहीं पहले में ब्रांच डेटर कॉमा ब्रांच कैश कॉमा ब्रांच एक्सपेंस विल बी सेम, विल बी सेम। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, देयर इज नो नीड फॉर स्टॉक रिजर्व, देयर इज नो नीड फॉर स्टॉक रिजर्व, नो नीड फॉर स्टॉक रिजर्व। फिर लिखें अगला पॉइंट, इन ब्रांच स्टॉक, इन ब्रांच स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जीएसटीबी, जीएसटीबी, जीएसटीबी and goods written, and goods written by branch, goods written by branch, goods written by branch will be shown at cost, will be shown at cost, shown at cost। ठीक है, देखो जो आपने लिखा ना बेटा, ये मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया ताकि आप चाहो तो इसका फोटो खींच लेना। क्या क्या करा मैंने, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, जीएसटीबी और गुड्स रिटर्न, चारों को किस पे दिखाया मैंने, कॉस्ट पे दिखा दिया। ठीक है, बस इस अकाउंट में यही फर्क है। चलो तो इस अकाउंट में ये फर्क हो गया, डेटर में चेंज होता नहीं है। अब आ जाओ आप जीएसटीबी पे, तो अगला पॉइंट भी लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा। वैसे इस पॉइंट की जरूरत नहीं है, पता है, चलो फिर लिखा, लिखो इन द जीएसटीबी अकाउंट, in the GSTB account, GSTB account, there is no need, in the GSTB account, there is no need for profit cancellation entry, there is no need for profit cancellation entry। ठीक है, देखो, अच्छा क्योंकि हम लोग पहले इसको लिख चुके हैं कि भाई ये वो जीएसटीबी वाली जो एंट्री किस पे आ गई, कॉस्ट पे आ गई ना आपकी, तो कॉस्ट पे आ गई, तो ये भी कॉस्ट पे, और ये भी। मैंने यहाँ से वो एंट्री साफ कर दी ब्रांच एडजस्टमेंट वाली। आप देखो बैलेंसिंग फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही आएगा 1740। पहले भी आप चेक कर लो 1740 ही आ रहा होगा, अभी भी 1740 ही आ रहा है, क्योंकि हमने क्या करा पता है, हमने प्रॉफिट वाला एलिमेंट अपने आप ही हटा दिया ना। चलो ये हो गया, फिर आप आ जाओ इधर, तो इधर देखो ब्रांच एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं है, लिखा दिया मैंने। ब्रांच बैंक या ब्रांच कैश में कोई चेंज नहीं होता, ये मैंने लिखा दिया। अब आप मजे की बात समझो, मजे की बात यह है भैया कि जब आपने स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाया ही नहीं, तो इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। बोले सर ये क्या कर रहे हो, बोले अगर किसी की भी जरूरत नहीं है तो प्रॉफिट कहां से आएगा,
अब आप निकालो इसका बैलेंसिंग फिगर, निकाल के बताओ, बस 2 मिनट और लगनी, ठीक है। इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल के बताओ कितना आ रहा है, इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालो कितना आ रहा है। इसका बैलेंसिंग आ रहा है ना, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 5724। लिखो अगला नोट, लिखो, एज वी कैंसिल, as we cancel all the loading amount, as we cancel all the loading amount, all the loading amount, loading, load, loading, loading, all the loading amount will be cancelled and there will be profit remain, and there will be profit remain, profit remain in the branch stock account, branch। हाँ जी, तो अब मेरी बात पे ध्यान दें आप थोड़ा सा। देखो बेटा, पूरा ब्रांच एडजस्टमेंट खाली हो गया, क्योंकि प्रॉफिट कैंसिल कैंसिल करते करते सब खाली कर दिया हमने। बस अब एक जो भी आप प्रॉफिट निकाल के आए हो ना, कहाँ से निकल के आए हो प्रॉफिट, ब्रांच स्टॉक से। कितना था, 5724। वो पूरा का पूरा 5724 कहाँ चल जाएगा। इसलिए पता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट बनाते ही नहीं, वो सीधा बैलेंसिंग फिगर ब्रांच पी में ले जाते। वो भी कर सकते थे आप, मतलब अगर आप चाहो ना तो यहाँ सीधा ब्रांच पी लिख दो, ये प्रॉफिट सीधा ब्रांच पी मिल जाएगा। बहुत से राइटर ऐसे भी कर लेते हैं, पर हमने क्योंकि एडजस्टमेंट बना रखा है इसलिए हम इसको यहाँ से रोटेट थ्रू करके जा रहे हैं, ठीक है। और ब्रांच पीरियड में कोई चेंज की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक लास्ट नोट लिख लो, देयर विल बी, एक मिनट, लास्ट नोट लिखो, देयर विल बी नो चेंज इन ब्रांच पी एंड एल। हाँ बोल बेटा, क्या कह रहा है, देते लक्षण होना चाहिए तुम्हारे अंदर, देयर विल बी नो चेंज इन द ब्रांच पी एंड एल। देखो मैं आपको बता दूं, आपकी बीकॉम की जो बुक है, बुक देना एक मिनट, मैं बता दूं, अगर ब्रांच अकाउंटिंग में से इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो होगा आपका, या तो ये क्वेश्चन जो बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है, एशियन पेंट वाला, एशियन पेंट वाला लगा ना बना, ये एशियन स्टोर, ये मेरी बुक में, ये तेरे को मैंने बोला नई बुक लेते, पुरानी से पढ़ रही, ये पढ़िए नई बुक। तो ये जो करा है वो, और इसके आगे के 3 क्वेश्चन, 80 to 90% आप ये मान के चलो, ये क्वेश्चन और आगे के जो 3 क्वेश्चन है, अगर स्टॉक एंड ट्रेड आएगा तो इन्हीं में से एक आएगा, वरना आएगा ही नहीं, ठीक है। चांसेस बहुत ज्यादा है, पर ये सारा काम स्टेट्स का है, कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है फिर तो, ठीक है। हाँ अब आपको फोटो खींचना है, फोटो खींच लो आप, है ना।